जय हिंद एवरीवन। वेलकम अगेन टू द पेट्रियोटिक आईएएस। इस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस। और इसके अंदर में वी विल स्टडी कि जो भी रेलिवेंट एरिया होगा आज के द हिंदू का या डेली न्यूज़ का, उसके न्यूज़ को, न्यूज आर्टिकल्स को और जो एडिटोरियल है उसको यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया जाएगा। तो जो मेजर एरिया जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे वो ये 8 एरियाज हैं, कुछ प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, कुछ मेंस के पर्सपेक्टिव से, कुछ ओवरलैपिंग है। स्टार्ट करेंगे हम ग्रेट इंडियन बुक टूर के बारे में, कुछ इन्फॉर्मेशन है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से हो जाएगा। ठीक है, जीएस पेपर 3 में आएगा। ओवरऑल हम हमेशा मेंस को लेके टारगेट करते हैं, लेकिन प्रीलिम्स उसका पार्ट होता है, याद रखिएगा। ओवरलैपिंग है प्रीलिम्स एंड मेंस, तो हमेशा मैं यहाँ पे जो लिखता हूँ वो मेंस का लिखता हूँ, पर ये प्रीलिम्स का ओवरलैपिंग पार्ट होता है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से होता है। लेकिन सारे पेपर को मैं मेंस के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे जीएस में वो मेंशन करता हूँ। ठीक है ना। आज जीएस पेपर 2-3 के ही है, मेनली है। एवरेज एनुअल सिटिंग डेज ऑफ द लोकसभा डाउन टू 155 हो गया है। तो देखेंगे कि पहले कैसे था परफॉर्मेंस ऑफ पार्लियामेंट जब भी है, तो आप इसको लिख सकते हैं। तो मेंस के पर्सपेक्टिव से हो गया। देन वी विल स्टडी दिस। नेक्स्ट क्या है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जीएस पेपर 2 का अगर गवर्नेंस आए तो उसमें भी ये काम आएगा। ब्रूमेशन बेसिक साइंस है तो जीएस पेपर 3, लेकिन प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से है। बेसिक साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट हो गया। लास्ट सेशन ऑफ 17 लोकसभा तो टोटली एकदम इलेक्शन पोल वाला था, माहौल था, तो थोड़ा पॉलिटिकल है, फिर भी थोड़ा बहुत देखेंगे कि परफॉर्मेंस जब भी करना हो एनालिसिस तो मेंस के पर्सपेक्टिव से इसको देख सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिविलेज जो स्ट्रैटेजी रहा है यहाँ पे। अगेन ये जो है यूएई और इंडिया के विद रिस्पेक्ट टू रिलेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी डिटेल में है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के पर्सपेक्टिव से। इंडिया का मिडिल ईस्ट और द वेस्टर्न एशिया के साथ जो रिलेशन है, काफ़ी इसमें अच्छे अच्छे फैक्ट हैं, और लिखने में हमको जो मेंस का आंसर है वो बहुत फ़ायदा इसका होगा। हाउ वुमेन्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द पॉलिटिक्स, जीएस पेपर 2 अभी जो राजस्थान का इलेक्शन हुआ है उनको लेके इन्होंने कंपेयर किया है, तो इसको देखा जाए कि कैसे वहाँ पे परफॉर्मेंस रहा है। जो मोदी जी कह रहे थे विमेंस बिल का क्या है कंडीशन यहाँ पे डिकोडिंग ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक रियलिटी, तो थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का कंपेयर किया है कि पिछले गवर्नमेंट से इस गवर्नमेंट से, तो थोड़ा सा ये डेटा हमारे काम आएगा कभी भी हम इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ भी लिख रहे हैं। तो इसको डिटेल में देखते हैं। फ्रंट पेज पे कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। जो ये पाकिस्तान में चल रहा है, कोई क्लियर कट गवर्नमेंट किसी पार्टी ने इलेक्शन जीत नहीं पाई है, तो मुझे लग रहा है कि मुझे क्या लग रहा है यही होगा, आर्मी भी चाहती है वहाँ की कि जो नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग है एंड पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इनका है आसिफ अली जरदारी एंड बिलावल भुट्टो का, तो वो लोग मिलके बना रहे हैं। तो जो तहरीके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो विरोध में आ गए हैं, क्योंकि इमरान खान ने जिसको सपोर्ट किया था, जिन कैंडिडेट को जिन्होंने इंडिपेंडेंटली लड़ा था, उनकी जो नंबर्स है ज़्यादा है। वैसे तो हमने देखा है कि इमरान खान की पार्टी को बैन किया था, इमरान खान को जेल में ताला बंद है, तो ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये मंथली डेटा है तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, फिर भी जानिए कि अभी जो टैक्स, डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन है 20% का इंक्रीज है। ठीक है, यहाँ पे फार्मर्स प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहे थे, तो इनको फार्मर्स प्रोटेस्ट का एक बिगुल बजा हुआ है, देखते हैं क्या होता है। पुलिस प्रोटेक्शन वहाँ पे रोक के रखा है। संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल है, और ये लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि इनका जो एमएसपी का डिमांड चल रहा था वो फेल हो गया, गवर्नमेंट के साथ जो बातचीत चल रही थी फेल हो गया। यहाँ पे उत्तराखंड में रॉयट्स हल्द्वानी में चल रहा है, कुछ इंक्रोचमेंट का था उसको लेके है। अब वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आया था, तो थोड़ा सेंसिटिव था चीज़ें, तो ऐसी चीज़ें, दिस इज़ नॉट गुड फॉर द सोसाइटी, फॉर द एनी सोसाइटी दिस इज़ नॉट गुड। उसका एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ये 2 सेक्ट है क्रिश्चियनिटी के, जैकोबाइट एंड ऑर्थोडॉक्स, इन्हीं में फाइट है। वहाँ पे तो क्रिश्चियनिटी है, नहीं फाइट होना चाहिए इस एरिया में, मलकारा चोर्स जो है। लेकिन यहाँ पे ये दे आर नॉट एक्सेप्टिंग ईच अदर, तो हारमनी अगर रहे तो 100 सेक्ट हो, अगर लोग अच्छे हैं तो हारमनी होगी। अगर लड़ाने वाले लोग हैं तो एक सारे एक ही कास्ट के भी हों तो भी लड़ जाएंगे। वो घर में तो अगर भाई हो 4, अगर उनमें अच्छा वो नहीं है विचार और अच्छे लोग नहीं है, परवरिश नहीं है, तो वो लड़ने लगते हैं।
तो this is not about the different religion, sex, community. This is about the people. If the people has acceptance for each other, respect for each other, कितनी भी community है एक साथ रह सकती है. तो please जैकोबाइट जल्दी नहीं आता है तो ये प्रीलिम्स में पूछ सकता है किससे रिलेटेड है. बांदीपुर फॉरेस्ट के ये एलिफेंट का सीन है, तो एक बार बांदीपुर कहाँ पे है बताइए आप लोग. कर्नाटका में लिखा है. अभी आप मैप में देखेंगे तो लगेगा कि ये है तमिलनाडु पे. एक बार दिखाता हूँ कहाँ गया. मैप है ये बांदीपुर का. अभी छोटा कर दूं तो लगेगा कि ये तमिलनाडु और इसके बॉर्डर पे एकदम है. ऐसे ही चाइना का भी लड़ाई होता है इंडिया का. इंडिया का लगेगा कि बॉर्डर पे दोनों को लगता है कि बॉर्डर बना दिया, लेकिन बॉर्डर पे एग्जैक्ट लाइन नहीं है. तो जब बॉर्डर को जमीन पे जाके देखते हो तो 8 किलोमीटर लंबा हो जाता है. तो चाइना कहता है ये वाला तक हमारा है, क्योंकि वो तो लाइन दिखता है ना. अब दूसरा वाला कहेगा कि लाइन के ये वाला. अभी मैं इसको इंक्रीज करता हूँ तो ये बढ़ गया. ये देखिए लाइन पे था, इधर चलते जा रहा है. जितना बड़ा करूंगा जमीन पे यहाँ पे जाऊंगा तो ये छोटा सा एरिया 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर का होगा. ऐसे ये लाइन जब हम जमीन पे देखते हैं तो ये काफी चौड़ा होते जाता है, किलोमीटर में हो जाता है. एंड दैट्स व्हाई देयर इज द फाइट. तो दिस इज क्लियर. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया जो हम कवर करेंगे वो है जो ग्रेट इंडियन बुस्टर्ड है, उनका जो नंबर कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है. एक तो इनका एरिया क्या है, राजस्थान के गुजरात के एरिया में पाए जाते हैं. मेनली दे लिव इन द एरिड एरिया. ओके, सो उनका इंक्रोचमेंट है एरिड ग्लास लैंड में. ये जो थर्ड डेजर्ट का है उसका मेन ये पाए जाते हैं. और उसी में मैक्सिमम नंबर है. द डेजर्ट नेशनल पार्क एंड द पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज, वहाँ पे इनका मैक्सिमम पॉपुलेशन है. वहीं पे इनको कंजर्वेशन करने के लिए एक साइंटिफिक तरीके से आर्टिफिशियल वे में इनको कंजर्व किया जा रहा है. ऐसा होता है ना कि अब 100 कितने हैं, 140 बच्चे ही हैं यहाँ पे. अब वो तो 140, एक किसी आप बिल्डिंग में जाइएगा तो 140 लोग रहते हैं पूरे, मतलब पृथ्वी पे इतने ही बच्चे हैं. खासकर ये इंडिया का एंडेमिक है, इंडिया में ही पाए जाते हैं. थोड़े बहुत पाकिस्तान वाले, राजस्थान और जो बॉर्डर वाले एरिया में है वो है. तो इनको अगर छोड़ दिया जाए तो ऐसे तो ये तो मतलब हमें देख दिए थोड़ा पता भी चल जाता है कि है रियल में. अगली वाली जनरेशन को तो दिखेंगे भी नहीं, तो पिक्चर्स में ही देखेंगे अगर बचाया नहीं जाए तो. ये पहले साउथ वाले एरिया में भी चले जाते थे माइग्रेट करके, अब एक भी नहीं पाए गए हैं. जैसे कि रोलप्पांडु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्रा में है, और ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, इस सब एरिया में भी नहीं है. एक बार मैप में दिखा दूं कहाँ पे है. ये आंध्रा में है, और नागार्जुन सागर जो हमारा रिजर्वायर है उसी के पास है. ये है, ये दिखा यहाँ पे ये वाला एरिया. और यस, ये वाला एरिया जो है वो है 1 मिनट, जस्ट लेट मी शो एग्जैक्ट में लोकेशन दिखाता हूँ. रोल्लापाडू बर्ड सेंचुरी, तो ये वाला एरिया है. ओके, यहाँ वाला वो था बगल वाले मैप में. तो थोड़ा सा याद रखिएगा, बगल में इसके बॉर्डर के उस तरफ वो तेलंगाना है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो रेलिवेंट है हमारे लिए कौन सा है, ये सब पॉलिटिकल. यस, ये है, यह भी पॉलिटिकल है लेकिन पार्लियामेंट का फंक्शंस का है. तो पार्लियामेंट्री फंक्शन यहाँ पे डेटा एग्जैक्ट दिया हुआ है. एक दिया हुआ कि जब पहला लोकसभा था प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के अंडर में, वहाँ पे 125 डेज का एवरेज डिस्कशन था. इस बार का जो 17th लोकसभा है 15 डेज एवरेज इन ईयर. आप देख रहे हैं कितना 1/3 के करीब में गिर के आया है. और परफॉर्मेंस, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द परफॉर्मेंस. अब डिस्कशन ही नहीं होगा तो क्या होगा. यहाँ पे दिया हुआ है कि इतने बिल हैं जो 1 घंटे के अंदर में पास कर दिए गए. 35% बिल जो है 1 घंटा से कम डिस्कशन हुआ. यहाँ मैं सेशन लेता हूँ एक पेपर का तो 1 घंटे लग जाते हैं. पूरा जो मतलब देश के लिए, लोगों के लिए वहाँ पे बना वो एक्ट बन रहा है वो 1 घंटा में ही पास हो जा रहा है. दिस इज द सिचुएशन. और पार्लियामेंट्री जो स्टैंडिंग कमिटीज थे उसमें अब रेफर सिर्फ 16% हो रहा है. दिस इज द लोअर देन द करस्पॉन्डिंग फिगर्स ऑफ द प्रीवियस लोकसभा. जो अभी पिछले 3 लोकसभा है उसकी भी कंपैरिजन में ये बहुत कम है. तो ये है क्योंकि स्टैंडिंग कमिटीज में सारे पार्टीज का रिप्रेजेंटेशन होता है. वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि सिर्फ जो गवर्नमेंट है उन्हीं का होगा. गवर्नमेंट मिनिस्टर तो होते नहीं है. पार्टीज, सारे पार्टीज को पोस्ट दिया जाता है प्रोपोर्शनेट रूप से उनके नंबर ऑफ सीट्स के. जैसे 100 सीट है, अगर 20 कांग्रेस के है तो 2 उनके रहेंगे. अगर 10 सीट है तो, अगर बीजेपी का 50 सीट है आउट ऑफ 100 तो इसमें 10 में से 5 उनके रहेंगे. ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे नॉमिनेट किया जाता है. तो प्लीज रिमेंबर 58% जो बिल है
वो इंट्रोडक्शन हुआ 2 वीक के अंदर में ही पास हो गया। जम्मू एंड कश्मीर इतना इंपॉर्टेंट था, वुमेन्स रिजर्वेशन इतना इंपॉर्टेंट था, 2 दिन में ही उसको पास कर दिया। सो दिस इज शोइंग दैट व्हाट इज द क्वालिटी। जब डिस्कशन डिबेट होता है तो बहुत सारे इनपुट्स आते हैं, यू रेक्टिफाई, बट दिस इज नॉट टेकिंग प्लेस, दिस इज द वन वे। ये पहली बार हुआ है कि इंडियन पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में कि डिप्टी स्पीकर का पोस्ट खाली रखा पूरे 5 साल। जनरली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि आर्टिकल 93 के अनुसार स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर को पोस्ट होना चाहिए, लेकिन अभी तक ये कन्वेंशनल ये था कि स्पीकर का पोस्ट जो पार्टी पावर में रहती थी, गवर्नमेंट के लोगों के पार्टी के पास जाती थी, और जो डिप्टी स्पीकर होता था वो अपोजिशन के पास में जाती थी। तो अपोजिशन को रिप्रेजेंटेशन देना ही नहीं है तो ये डिप्टी स्पीकर का ही करो कीजिए। ये जो डिप्टी स्पीकर का अपोजिशन का जाता था ये कन्वेंशनल था, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा था। अभी तक होता था कि यस, कि थोड़ा सा अपने जो अपोजिशन है उसको भी वेट देने के लिए हम डिप्टी स्पीकर का पोस्ट दे दिया जाता था। ठीक है, अभी इस जो लोकसभा है, इस 17th लोकसभा की बात हम लोग कर रहे हैं, उसमें 729 प्राइवेट मेंबर बिल आया, सिर्फ 2 का डिस्कशन हुआ है। दिस इज द लोवेस्ट। सो प्लीज रिमेंबर ऑल दिस थिंग। कभी भी परफॉर्मेंस गेज करना है इस पॉइंट के साथ लिखिएगा, तब थोड़ा आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, अदरवाइज इट विल बी नॉट गुड। ये नंबर ऑफ एडजॉर्नमेंट भी देखिए, 15 सेशन हेल्ड ड्यूरिंग दिस लोकसभा वाज एडजॉर्न और 40 शेड्यूल सिटिंग वाज कैंसल्ड। दिस इज द केस। अब जब क्या जरूरत है लोकसभा का, जब ऐसे ही हो जाके वोट वोट मिल जाता है, गवर्नमेंट अच्छी चल रही है कि दे आर गोइंग टू प्रेयर इन द राम टेम्पल, सो व्हाई दे विल गो एंड डिस्कस, देयर इज नो नीड फॉर दैट। यहाँ पे इन्होंने एक और क्रिटिसिज्म है कि अपोजिशन का जो पहले क्वेश्चन होता था प्रॉपर तरीके से उसका मिनिस्टर आंसर देता था। अगर पूछा जाए कि दिस पर्टिकुलर, जैसे इन्होंने बोला है कि उन्होंने पूछा था एक बार कि जो सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम है वो अगर उसका अपॉइंटमेंट के लिए कोई सजेशन आता है तो उसका अगर आप लोग रोक के रखते हैं तो जस्टिफिकेशन देते हैं, उसका आंसर ही नहीं दिया उन्होंने। इन्होंने पूछा कितना रोक के रखा है, क्यों रोक के रखा है। इन्होंने बोला कि आके इन्होंने क्या बताया कि अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर क्या होता है, इन्होंने प्रोसीजर बताया, ये नहीं बताया कि कितना हमने रखा है, क्यों रखा है। ठीक है, तो ये तो वही बात हुआ कि अगर मैं पूछूं कि ये ग्रेटर इंडियन बस स्टोर जो है उनके नंबर कम हो रहे हैं, अब मिनिस्टर आके बोलेंगे कि नंबर ऑफ द लॉयंस इन द गीर हैज इंक्रीज्ड। मतलब आप पूछे कि हलवा क्यों मीठा हो गया तो वो कहे नहीं कल पनीर बना था वो बहुत तीखा था। जो यहाँ रूल्स के अनुसार है कि जो चीजें पूछी जाएगी उसका स्पेसिफिक आंसर मिलेगा, कंप्लीट एंड स्पेसिफिक आंसर एज पर द रूल्स ऑफ द राज्यसभा एंड द लोकसभा। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम मेनी केस में द आंसर आर नॉट बीइंग एड्रेस इन ए प्रॉपर मैनर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, नेक्स्ट क्या है तो ये मेडिकल जो होता है कोर्स, उसके जो बच्चे होते हैं कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करने के पहले उनको लाइसेंस दिया जाता है। तो पहले इसको कैसे दिया जाता था, नीट पीजी एंड एफएमजीई के थ्रू दिया जाता था। फिर इन्होंने नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट आया, उसमें बोला कि नेक्स्ट एक होगा वो एमबीबीएस के स्टूडेंट का लास्ट ईयर में लिया जाएगा और एग्जाम होगा, वहीं से होगा कि वो प्रैक्टिस करने के लायक है कि नहीं लायक है। तो उसके बाद अगर पास होंगे तो उनको लाइसेंस एंड प्रैक्टिस के लिए परमिशन मिल जाएगा। तो वही होने वाला था लेकिन इन्होंने अभी कैंसिल कर दिया, तो शायद अभी जो पुराना मेथड है उसी से हो नेक्स्ट टाइम, उसको फिर नेक्स्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। संदेश खली इस समय वायलेंस चल रहा है, याद रखिए कहाँ पे है ये, जो 24 परगनास, नॉर्थ 24 परगनास जो बैटल ऑफ प्लासीज के रिलेटेड है। वहाँ पे जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी बैटल ऑफ प्लासी तो उनको पहला इसी का जमींदारी दे दिया था मीर जफर ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, एक कॉन्सेप्ट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है कि ब्रूनेशन क्या होता है। ब्रूमेशन ऐसे ही होता है जैसे हाइबरनेशन आप पढ़ते हैं ना कि कुछ एनिमल्स जो मैमल्स होते हैं वो ठंड या गर्मी से बचने के लिए छुप जाते हैं, वैसे ही कुछ रेप्टाइल्स जैसे कि छिपकली हुई, ये रेप्टाइल्स लाइक द मगरमच्छ हो गया, ये लोग भी कुछ दिनों के लिए जाड़े के कंडीशन में जाड़े को सहने के लिए ये लोग छुप जाते हैं। जैसे स्नेक्स हो गए, जो सांप, वो भी छुप जाते हैं। तो कहाँ पे छुप जाते हैं, कहीं मड में और द बॉटम ऑफ द पॉन्ड ऑफ द लेक्स और द
जो क्रीविश होते हैं, केप्स होते हैं, डेंस होते हैं, एंड यस रॉक्स। कभी कभी जो रेप्टाइल होती है वो तो वेजिटेशन, जो पत्ते होते होते हैं उसके अंदर जाके रहते हैं ताकि थोड़ा कम ठंड लगे। और उस समय उनका जो मेटाबॉलिज्म होता है, खाने पीने अगर वो शांति से पड़े रहे तो जो खाने की नीड होती है वो कम हो जाता है। जैसे यहाँ पे एलिगेटर्स का लिख के रखा है कि एलिगेटर्स का इस ऐसे हो जाता है कि वो महीनों ऐसे पड़ा रहता है, अंदर लगेगा कि डेड है, वो डेड है कि अलाइव है आप पता ही नहीं चलेगा, लेकिन वो वहां पे जाएंगे तब आपको पता चलेगा, आप तब अलाइव नहीं बचेंगे अगर उसको देखने गए कि डेड है कि अलाइव है। ठीक है, तो ये सब कंडीशन को हम ब्रूमेशन कहते हैं, ब्रूमेशन। तो ये याद रखिएगा, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज अगेन जो पाकिस्तान में चल रहा है वही है कि कैसे यहाँ पे चलता है। इन्होंने इक्वेशन बताया है कि आर्मी अपना पावर बचाने के लिए कभी एक पार्टी को लेके आती है, कभी दूसरे को लेके आती है। जैसे इन्होंने बताया कि इमरान खान अभी जो इनसे बहुत अगेंस्ट है, इनको आर्मी ही लेके आई थी 2018 में। 3 साल तक ये एक ही भाषा बोल रहे थे, अपोजिशन विरोध कर रहा था। जो अभी नवाज शरीफ जो बहुत क्लोज हो गए हैं आर्मी के, वो लोग इनके खिलाफ बोल रहे थे कि अरे वो लोग तो एड नौशियम एक वर्ड होता है, उसका मतलब होता है कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव मैनर में हो, उसको कहते हैं। तो ये एक्सेसिव मैनर में हो रहा था, लेकिन 3 साल बाद एक एक डिसएग्रीमेंट हो गया जो उनके चीफ ऑफ आर्मी थे उनके टेन्योर को लेके, और उसके बाद जो उनमें के बीच में झगड़ा हुआ वो बढ़ते गया। अब इमरान खान को आ गया कि अब पावर हम लेके ही रहेंगे मिलिट्री से। अब मिलिट्री ने पूरा अपना चक्रव्यूह रचा, और पुराने जो नवाज शरीफ को उन्होंने आरोप लगा के भगाया था उनको बुलाया। अब इन लोगों को इनके खिलाफ अब पूरी गवर्नमेंट बनाने के मतलब पूरा सूत्रधार जो होता है अपना लिख दिया है। सबसे अजीब बात है पाकिस्तान में कि लोग सपोर्ट इमरान खान को भी कर रहे हैं और पार्टी को भी कर रहे हैं। सबसे अच्छा लीडर अभी सर्वे कराया गया, उसमें बोला गया कि आपका सबसे करीबी सबसे अच्छा लीडर कौन है, तो उन्होंने कहा इमरान खान को। फिर बोला कि सबसे अच्छा इंस्टीट्यूशन मिलिट्री के बारे में कहिए, तो उन्होंने कहा कि सबसे मोस्ट ट्रस्टेड एंड पॉपुलर इंस्टीट्यूशन इन द पाकिस्तान जो आर्मी है। तो काफी इक्वेशन है कि जो एक दूसरे को लड़ रहे हैं दोनों उनको पसंद है। तो दिस इज, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया यूएई के रिलेशन से है। अब देखिए इतना कितना, यहाँ पे देखिए मोदी जी जा रहे हैं वहाँ पे यूएई में एक टेम्पल ऑपरेट करने, और टेम्पल का जो जमीन है वहाँ की गवर्नमेंट ने दिया है। अभी हम लोगों को लगता था कि इस्लामिक कंट्री में कुछ इस्लाम को छोड़ कुछ अलाउ ही नहीं होता, ऐसा बना के रखा जाता है, लेकिन ये अभी दूसरी बार जा रहे हैं, दूसरा बड़ा टेम्पल है, और 27 एकड़ में। सोचिए, मुस्लिम कंट्री लेकिन जो हिंदू टेम्पल, वहाँ पे हिंदूज का पॉपुलेशन इतना कम है, जो यहाँ से लोग काम करने जाते हैं वही है, लोकल नहीं है, फिर भी 2 टेम्पल्स। और यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। तो दिस इज शोइंग दैट कि रियलिटी और मिसकॉन्सेप्शन कैसे होता है, कि हमें लगता है कि वहाँ पे तो नमाज को छोड़कर कुछ पढ़ने ही नहीं देते होंगे, दूर की बात है, और वहाँ पे जो टेम्पल का इनॉर्गेनाइजेशन हो रहा है। दिस इज अबाउट द जस्ट कि कैसे मिसकंसेप्शन कभी कभी क्रिएट हो जाता है। तो रियलिटी हमेशा आपको जानना चाहिए। यहाँ पे ये दिया हुआ कि इंडिया और यूएई का रिलेशन जो अभी का ही इतना स्ट्रांग नहीं है, पहले से स्ट्रांग है। हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पहले से स्टार्ट हो गया था। फिर हमने देखा है कि जो यूएई है लिंचपिन है जो हमारा गल्फ एरिया में जो हमारा रिलेशनशिप है विद द अदर नेशंस एज वेल। अभी मोदी जी को इन्होंने बुलाया था वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के लिए फेब में, एंड गेस्ट ऑफ ऑनर भी उनको दिया था। फिर यहाँ पे देखिएगा रिलेशनशिप कितना गहरा है ये दिखाता है। इंडिया एंड यूएई को लॉन्च्ड दिस ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, ठीक है ना। तो इसको देखिएगा, ये जैसे पेरिस एग्रीमेंट को लेके है उसको फुलफिल करता है। एंड बाइलेटरल जो हमारे बीच ट्रेड है वो देखिए कितना गहरा है, 85 बिलियन डॉलर का है। और इस एरिया से देखा जाए तो इंडिया और जो यूएई का जो ट्रेड है वो इंडिया का लार्जेस्ट थर्ड ट्रेड पार्टनर है, लार्जेस्ट थर्ड पार्टनर, समझ रहे हैं ना यहाँ, थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। और जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है इंडिया, जो सेकेंड एक्सपोर्ट जो डेस्टिनेशन है, पहला तो ईयू हो गया, दूसरे पे हमारे यूएई का हो गया। तो ये याद रखिएगा, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, और यूएई इंडिया में जो 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है। तो काफी क्लोज है, ट्रेड में भी ये आप लिख सकते हैं। ट्रेड में ही एक देखिएगा हमारे जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है 2022 में, तो प्लीज रिमेंबर दैट।
बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी भी हुआ है, ताकि कोई अगर डिसएग्रीमेंट हो, कुछ मैटर आए कि यस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को लेके कि किसको कितना पे करना है, कंपनसेशन क्या देना है, क्या रूल रेगुलेशन, जो ऑलरेडी हमारे पास ट्रीटी है। फिनटेक में भी काफी म्यूचुअल कन्वर्जेंस है, हम वहाँ पे अभी रुपे कार्ड जो है उसको इंट्रोड्यूस किया है, और इंडिया का ये इंडिया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर में आता है, और ये एक्सेप्ट किया है यूएई ने 2019 में। 2023 में अभी हमने देखा है कि रुपी का भी वहाँ पे ट्रांजैक्शन के लिए एक्सेप्ट किया है, और रुपी दिरहम सेटलमेंट सिस्टम, मतलब अगर हम कुछ वहाँ से मंगाएंगे क्रूड ऑयल या एनीथिंग, तो हम रुपी में पे करेंगे, वो जो हम एक्सपोर्ट हमारे वहाँ से करेंगे इंपोर्ट अपने वहाँ, तो हम वो हमें दिरहम में देंगे। तो ठीक है, डॉलर की, इसी को तो डी डॉलराइजेशन कह रहे हैं कि डॉलर की जो वैल्यू है वो अगर आपस में ही सब करने लगे तो डॉलर का उतना नहीं रह पाएगा, लेकिन है। लेकिन यस, बाय दिस इंडिया रुपीज इज गेटिंग रिकॉग्नाइज, जैसे हमने रसा में भी रिकॉग्नाइज किया। तो कभी भी इंडिया का आपको ग्रोइंग पावर लिखना होगा तो प्लीज ये एग्जांपल दीजिएगा। इंडियन की कंपनीज है और उनकी कंपनीज में भी एग्रीमेंट है, ये नोट कीजिएगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है और अभी धावु नेशनल ऑयल कॉर्पोरेशन है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व जो है वो यूएई का हमारे वहाँ है, और ये मंगलूर में अभी बनाया है। तो प्लीज इंपोर्ट, प्लीज कीप इन माइंड कि क्योंकि हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंसी है, 80% तो इंपोर्ट करते हैं, तो हमें कुछ रिजर्व रहना पड़ता है, रखना पड़ता है, ताकि कोई शॉक आए तो हम कैसे उसको डील करेंगे। 2019 में देखिएगा कि वहाँ का ओआईसी का फॉरेन मिनिस्ट्री मीट चल रहा था, उसमें इंडियन एक्सटर्नल मिनिस्टर को बुलाया गया था, और इनको बोला गया था कि आप गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में बोलिए, और पाकिस्तान विरोध कर रहा था, फिर भी कराया, ठीक है। 2018 में इंडिया वाज द गेस्ट ऑनर कंट्री, तो प्लीज रिमेंबर ऑल दिस थिंग कि कितना क्लोजनेस है। एंड यस, अबू धाबी फेस्टिवल, यूएई एनुअल कल्चर फेस्टिवल के लिए भी वो गेस्ट ऑफ ऑनर को रखा इंडिया को 2018 में। जो देखा, मोदी जी को 2019 में टॉप सिविलियन ऑनर दिया, ऑर्डर ऑफ जयेद, ओके। तो प्लीज रिमेंबर, क्राउन क्राउन प्रिंस जो है वहाँ के प्रिंस, जो क्राउन प्रिंस है वो इंडिया के जो रिपब्लिक डे था 2017 में उसके चीफ गेस्ट थे। इस बार जैसे फ्रांस के प्रेसिडेंट थे, ऐसे 2017 में वो थे। दिस शोज द रिलेशनशिप ऑफ द इंडिया यूएई। जो अभी हम जो लोग जो G20 का भी प्रेसिडेंसी कर रहे थे इंडिया के अंडर में, हमने यूएई को बुलाया था स्पेशल नॉमिनी के रूप में। आईआईटी दिल्ली का कैंपस है अबू धाबी में, ठीक है। और यूएई ने अपना एक कंसुलेट खोला है हैदराबाद में। कंसुलेट क्या होता है? जहाँ पे जैसे कि आपको वीजा वूजा के लिए कोई क्वारी पूछना है, या आपको कुछ कम्युनिकेट करना है अपने कंट्री में, आप फॉरेन कंट्री में है, तो कंसुलेट आपको हेल्प करता है। दूसरे जैसे इंडिया का कंसुलेट होगा कनाडा में, तो कुछ वीजा का रिलेटेड इशू होगा, या कोई इमिग्रेशन के रिलेटेड इशू होगा, या कोई केस हो गया होगा, तो कंसुलेट से ही हेल्प मिलती है। एक हमने स्पेशल I2U2 प्रोविजन बनाया है, जिसमें 4 देश इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड नेशन एंड यूएई आपस में कोलैबोरेट करके एक दूसरे को के साथ डिफरेंट एरिया में वर्क कर रहे हैं। तो आप यूपीएससी का मेंस का भी क्वेश्चन है। I2 जो 2 I है वो इंडिया इजराइल है, 2 U है, एक तो यूएई के लिए, एक यूएस के लिए। तो दिस इज ऑल्सो, एंड यूएई इज ऑल्सो पार्ट ऑफ जो अभी हम लोग बना रहे हैं इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। दिस ऐसे ये अल्टरनेटिव है जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसका। तो काफी कुछ यूएई का है, जैसे जापान के साथ हमारी गहरी दोस्ती है ईस्ट एशिया में, वैसे यूएई के साथ वेस्ट एशिया में। तो प्लीज रिमेंबर ऑल दिस थिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज अगेन पॉलिटिकल है, लेकिन डेटा है तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यहाँ पे भी इन्होंने कहा है कि जो अभी 17 जो लोकसभा था उसका जो एंड हुआ, वो एकदम लगा कि इलेक्शन का ही कैंपेन चल रहा है। इलेक्शन का कैंपेन तो राम टेम्पल से ही स्टार्ट हो गया, ऐसा इन्होंने बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसा अनप्रेसिडेंटेड सस्पेंशन ऑफ, इन्होंने कहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि अपोजिशन जो मेंबर्स हैं 146 को सस्पेंड किया है, ठीक है। और फिर इस बार सेशन में सबको बुलाया, वो लोग खुश थे कि कुछ होगा, लेकिन इन्होंने क्या किया, नहीं है एक दिन का एक्सटेंड किया डे। और फिर यहाँ पे भी रिजोल्यूशन ऑफ द राम टेम्पल, उन्होंने कहा कि यस दिस इज हिस्टोरिक, मोदी जी ने एकदम करा है हिस्टोरिक रोल ये बनवाने में।
तो दिस इज ऑल अबाउट एंड इन्होंने लेफ्ट पार्टीज इस सेशन रिजोल्यूशन से एकदम क्लियर कट गई, इनका अपना स्टैंड है, लेकिन और पार्टी को डर लग रहा है कि हम क्लियर कट बायकॉट नहीं करेंगे, लेकिन वो लोग इसमें शामिल नहीं हुए, कोई कोई बहाना करके, जैसे इन्होंने दिया है कि डीएमके ने क्या बहाना करा कि फिशर्स में इनका इशू है और इशू है, तृणमूल कांग्रेस का अलग बहाना था, ठीक है, लेकिन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ये है, इन्होंने यहाँ पे लास्ट में बोला है कि बड़ा अजीब चीज है कि अभी हमने नया बनाया था पार्लियामेंट, न्यू इंडियन पार्लियामेंट बनाया था कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, लेकिन हमने देखा कि अपोजिशन का जो कंटिन्यूअस पार्टिसिपेशन था लो था, डिप्टी स्पीकर को नहीं करा, ऑलरेडी आपको मेंशन किया है, 5 years वाज द स्टडी डिक्लाइन ऑफ द अपोजिशन इनटू द राज्यसभा एज वेल। तो ये है। फिर यहाँ पे इन्होंने व्हाइट पेपर के बारे में बोला है कि ये व्हाइट पेपर तो टोटली एक तरीके से पॉलिटिकल एजेंडा था, इसमें स्टार्ट किया कि मनमोहन सिंह के 10 साल में उन्होंने क्या क्या गलती किया वही काउंट कराया, उनके पूरे हाई प्रोफाइल जो स्कैम्स थे बिना किसी जस्टिफिकेशन के यहाँ पे उन्होंने दिखाया, बताया कि इस बार तो हम एकदम टॉप 5 में है, पहले फ्रेजाइल 5 में थे, ऐसा ऐसा बोला। ठीक है, इन्होंने बोला कि जो गवर्नमेंट का इकोनॉमिक ब्लंडर था वो सब हम सही कर रहे हैं। यूपीए का जो अंडर द लीडरशिप ऑफ दिस सोनिया गांधी कमेटी बना के रखा था, उन्होंने बोला कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल था। 1991 का लिबरलाइजेशन था, उसको इन लोगों ने नहीं कर पाया। फिर इन्होंने कहा था कि डीएनए में है कांग्रेस का, यहाँ तक बोला है कि कांग्रेस के डीएनए में करप्शन है, 1950 से लेकर 70 तक का पूरा उन्होंने हिस्ट्री अभी भी खोला। फिर ठीक है, फिर लेकिन ये इन्होंने बोला कि लेकिन ये एम्प्लॉयमेंट रेट नहीं कंपेयर किया कि कितना है, जीडीपी का रियल ग्रोथ ग्रोथ नहीं करा। रियल ग्रोथ होता है ना कि आप इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके करते हैं, उसका बोला तो है कि आपका 9% हमारे 7% से कम है यहाँ, लेकिन यहाँ पे क्लियर कट में नहीं बोला। फिर इन्होंने बोला कि जो आधार को जीएसटी को ये सब करने में फेल है, लेकिन लग रहा है इन्होंने ये बोला है कि ये लोग भूल गए कि बिल आया था यूपीए में ही, बीजेपी की ही जो स्टेट गवर्नमेंट थी, मोदी जी के ही अंडर में गुजरात ही अपोज कर रही थी जीएसटी को और आधार इन सब को लेके। तो इन्होंने ये बोला है, इसमें यहाँ पे लिखा है कि गुजरात जो स्टेट था जीएसटी आधार का वही विरोध कर रहा था। फिर इन्होंने लास्ट में बोला कि अगर आप इतना ही वो है, आपके पास पूरी मेजोरिटी है, इन्होंने बताया कि यूपीए था वो तो रेनबो कोलिशन था, 20 पार्टी मिलकर बनी थी, कांग्रेस के पास सिंगल नहीं था मेजोरिटी, आपके पास पूरा मेजोरिटी है, फिर भी आपने लैंड रिफॉर्म को पेंडिंग में रखा है, कुछ उस पर नहीं करा। लेबर कोड जो लाए हैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो वर्कर्स हैं उनको इम्पैक्ट कर सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो है कि हाउ द वुमेन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द पॉलिटिक्स। तो इन्होंने स्टार्ट किया है कि वीमेंस का जो रिजर्वेशन बिल है, ठीक है वो अच्छा है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। दिस इज द वो कि कैसा डायर सिचुएशन है। फिर इन्होंने अभी राजस्थान में ये वुमेन्स बिल आया है, उसके बाद में वुमेन्स रिजर्वेशन बिल के बाद राजस्थान में इलेक्शन आया, तो उन्होंने कंपेयर किया कि किस पार्टी ने कितना सीट दिया, क्योंकि उनके इंटरनली माइंडसेट ही नहीं है। उन्होंने कहा कि 20 बीजेपी ने दिया है, 200 सीटों में सिर्फ 20 वुमेन कैंडिडेट को दिया है, कांग्रेस ने 28 सीट को दिया है, दोनों ने में 9 लोग जीते, 20 में से 9 यहाँ, 28 में से 9, तो इनका 45% विनिंग था, इनका वुमेन्स का 32% था। तो इन्होंने कहा कि जो फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम है, इसमें वुमेन्स का जो जीतने का है वो काफी कठिन है, ऐसे पार्टी देना भी नहीं चाहती है, और इसीलिए जो रिजर्वेशन है वो बिल के थ्रू ही आएगा, तभी उनको हम कंपेल कर सकते हैं, तभी हम उन्हें फोर्स करेंगे कि आप भेजिए। ठीक है, तो यही इन्होंने यहाँ पे बोला है। फिर इन्होंने बोला कि तृणमूल कांग्रेस ने तो 46 वुमेन्स को दिया था सीट्स और कैंडिडेट टिकट, और 32 जीते भी थे, लेकिन इसका किसी और पार्टी पे इम्पैक्ट नहीं किया, क्योंकि वो विनेबिलिटी देखते हैं, क्योंकि उनमें देखते हैं कि किसमें ज्यादा जीतना है। जैसे कांग्रेस अवार्ड 40% ऑफ द टिकट फॉर द वुमेन इन यूपी, लेकिन विनेबिलिटी नहीं है, तो और जो अपोजिशन पार्टी है वो नहीं देख के ज्यादा मेल जीत जाते हैं, तो उनको लगता है अच्छा किया, तो इससे तो उनको इंसेंटिव हो जाता है। यहाँ पे बोला कि कोई ऐसा नहीं है कि देखा देखी भी कोई पार्टियां दे दें। लास्ट यहाँ पे है कंपैरिजन अगेन इकोनॉमिक्स का, जो इकोनॉमिक स्टेटस था कंट्री का, दो गवर्नमेंट में, यूपीए और वहाँ पे डिकोडिंग द इंडियाज इकोनॉमिक रियलिटी, तो वो इन्होंने डिफरेंट पैरामीटर्स पे यहाँ कंपेयर किया है। फिर वही चीज़ है कि इन्होंने जैसे यहाँ पे बोला है कि जो नॉमिनल जीडीपी है अभी की गवर्नमेंट का, रियल तो 7.2 है, नॉमिनल 10 है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर्स में थे वो 10.5 थे। और इन्होंने यहाँ पे भी कंपेयर किया है कि जो रियल जीडीपी था कहीं ना कहीं यूपीए के टाइम
पे के कंपैरिजन में अभी का या तो बराबर है या तो कम ही है। फिर इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जो, उन्होंने भी कहा है कि जो डेटा है अभी जो गवर्नमेंट दे रही है या एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड, प्राइस के रिलेटेड या डिफरेंट जो अकाउंटिंग है उसके रिलेटेड वो प्रॉपर नहीं है। उनको बोला है कि अपग्रेड कीजिए, एक्सपेंशन ऑफ द ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स बोला है। एक चीज बहुत याद रखिएगा प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है वो आईएमएफ रिपोर्ट इसको पब्लिश करता है, तो याद रखिएगा इसमें भी जिस तरीके से दिया जा रहा है उसको क्रिटिसाइज किया है। इंडिया का जो अभी का प्रोजेक्शन है जीडीपी का, आईएमएफ ने 6.7 ही किया है, जो हम अभी 7.3 कर रहे हैं। फिर इन्होंने कम होते हुए दिखाया 6.5, तो कहीं ना कहीं इनको कम होते हुए इकोनॉमी को दिखाया। यहाँ पे कंपेयर किया है, कहीं ना कहीं मोर और लेस सिमिलर ही है, कहीं कहीं अच्छा परफॉर्मेंस यूपीए का है, कहीं कहीं एनडीए का है, तो कहीं ना कहीं मिक्स परफॉर्मेंस है। ऐसा नहीं है कि बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस है, कहीं कहीं देखिए 10 है यहाँ पे, एनडीए में 8 हो गया, 9.2 हो गया। आर यू गेटिंग ना? तो यही इन्होंने बोला है कि दिस इज वेरी मच जो है वो काफी कुछ इनका मिक्स है, बराबर ही है। देखिए 7.3 7.3, यहाँ पे भी उनका 10.8 10.2, तो कुछ ऐसा नहीं है कि ड्रास्टिक कुछ डिफरेंस हो गया जैसा कि गवर्नमेंट क्लेम कर रही है अभी की। फिर यहाँ पे दिखाया कि टैक्स का जो है इन्होंने अभी जो अपोजिशन का आपने सुना होगा कि इन्होंने कॉर्पोरेट का टैक्स इतना करोड़ का माफी कर दिया, आप रबरी की बात कर रहे हैं, ये विरोध चला था ना, उसका यही है कि इंडिविजुअल टैक्स बढ़ गया है लेकिन जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है जो कंपनियां और वो देती हैं उनका टैक्स रेट कम हो गया, तो उनका कलेक्शन भी कम हो गया। पहले यूपीए की तुलना में इन्होंने यहाँ पे जो है टैक्स रेट वो कॉर्पोरेशन का कम हुआ है, लेकिन इनका जो कॉर्पोरेशन रेट है वो इंडिविजुअल का वो काफी इंक्रीज हुआ है। तो दिस इज ऑल अबाउट, वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट एरिया। यहाँ पे देखा कि कई एरिया में इनका जो एक्सपेंडिचर है जैसे कि सब्सिडीज पे, डिफेंस पे, एजुकेशन पे, वो भी सिमिलर ही है। और यहाँ तक इन्होंने कहा कि एनडीए 1 का एनडीए 2 में काफी डिफरेंस आ रहा है। एनडीए 1 में घटा रहे थे इन सबों पे जो एक्सपेंडिचर है, एनडीए 2 में ड्यू टू द पेंडेमिक इन्होंने इंक्रीज किया है। तो ये सब आज का न्यूज है जो हमने रेलिवेंट एरिया है कवर कर लिया है। यहाँ पे हम अपने सेशंस को जितने भी टॉपिक किए हैं वो यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे। और यस, तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।